नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख भारी उद्योगों के बारे में। तो यहाँ देखिए, हमको विशेष तौर पर अगर बात करें तो हमारा जो उद्योग से संबंधित टॉपिक चल रहा है और इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें अभी कवर कर चुके हैं और अब हम आगे की चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, हमें हमें पढ़ना है यहाँ पे भारत के जो प्रमुख भारी उद्योग है उसमें अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोहा एवं इस्पात उद्योग देखने को मिलेगा, ऑटोमोबाइल उद्योग देखने को मिलेगा, वायुयान उद्योग देखने को मिलेगा, पोत निर्माण उद्योग देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग, एल्यूमिनियम। इसके अलावा आप देखें तो आपको तांबा उद्योग देखने को मिलेगा और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम किस चीज़ की, लोहा एवं इस्पात उद्योग की। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग अर्थात अगर बोलें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बोला जाता है। लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है भारत का, हम अगर बात करें तो प्रमुख आधारभूत उद्योग इसको माना जाता है, जो कि विनिर्माण, रियल एस्टेट तथा जो ऑटोमोबाइल है आदि उद्योगों को एक कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में यहाँ पर काम करता है। साथ ही अगर बात करें विश्व इस्पात संघ की जो रिपोर्ट है, जिसे हम वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन बोलते हैं, इसकी एक रिपोर्ट आई थी जो कि आपको देखने मिलेगी 2018 में। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल अगर बात करें तो हमको कुल कितना देखने को मिलता है, कुल यहाँ पे 1808 लगभग 1808 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन यहाँ पे हुआ, जिसमें 106 लगभग 106 मिलियन टन इस्पात उत्पादन के साथ भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही भारत जो है स्पंज आयरन का भी सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। भारत में इस्पात उद्योग के तीव्र विकास का जो मुख्य कारण है वो हम देखें तो लोहा अयस्क जैसे जो कच्चे माल है तथा लागत प्रभावी श्रम, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे पर्याप्त उपलब्धता देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस उद्योग से लगभग 25 लाख लोगों को यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाता है। साथ ही देश की जो जीडीपी है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यहाँ पे जो उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, वो 2% यहाँ पे योगदान देता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, लोहा एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे लोहा एवं इस्पात उद्योग का जो इतिहास है उसके साथ में हम देखें तो यहाँ प्रथम जो संयंत्र है, प्रथम संयंत्र हमको देखने मिलता है 1870 में, यानी कि आधुनिक भारत में इस्पात निर्माण का प्रथम संयंत्र आपको 1870 में देखने को मिलता है, जो कि बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के नाम से कुल्टी यानी कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है, यहाँ पे स्थापित किया गया था। और इस संयंत्र से इस्पात यानी स्टील का उत्पादन वर्ष 1874 यानी कि 1870 में ये स्थापित किया गया था। और उत्पादन कब से शुरू हुआ, 1874 में। 1907 की बात करते हैं, वर्ष 1907 में यहाँ पे बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादन के लक्ष्य के साथ ही दोराव जी टाटा यानी कि जो टाटा है जिनके द्वारा कंपनी स्टार्ट की गई थी, इनके द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, लोहा एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत। कुछ यहाँ पे डाटा आपको दिख रहा है जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा वैश्विक स्तर पर इस्पात यानी कि क्रूड उत्पादन, जो कि वर्ष 2018 के अनुसार, तो यहाँ पे क्रम दिया गया है 5 तक, यानी पहला नंबर पर आपको चीन देखने को मिलेगा जो कि हमारा पड़ोसी है, और उत्पादन यहाँ मिलियन टन में दिया यानी कि 928 लगभग मिलियन टन यहाँ देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर भारत है जो कि हमने बात की थी 106 मिलियन टन यहाँ देखने को मिलता है। जापान तीसरे नंबर पर 104 मिलियन टन यहाँ देखने को मिलता है। अमेरिका 86.7 मिलियन टन, दक्षिण कोरिया आपको 72.5 मिलियन टन देखने को मिलता है। क्रम अनुसार आप देखें तो 5 आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 5 देश जो कि बढ़ते क्रम मतलब घटते क्रम में देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद आप देखें तो बाकी आपको भारत दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भारत के लोहा इस्पात कारखानों की जो स्थिति है वो हम देख लेते हैं। स्थिति मतलब उसके स्थान जो होता है, जैसे अगर बात करें जमशेदपुर यानी कि ये एक प्रकार का निजी क्षेत्र में टाटा समूह के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और ये जो है लोहा की प्राप्ति हम देखें तो उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की जो नुआ मुंडी खान है, इनसे इसको प्राप्त होता है लोहा की प्राप्ति। कोयला की प्राप्ति झरिया की खानों से उसको प्राप्त होती है। उसके बाद अगर देखें चूना पत्थर की प्राप्ति बिहार उड़ीसा की खानों से, और जल की प्राप्ति यहाँ स्वर्ण रेखा खरकई नदी से। तो ये सभी जो मिलकर है यहाँ पे जमशेदपुर का जो है यानी कि निजी क्षेत्र में टाटा समूह के प्रबंधन के अंतर्गत आता है, जो कि लोहा इस्पात का कारखाना है, ये रन होता है इन सभी के द्वारा। फिर बर्नपुर की अगर बात करें तो इसकी जो लोहा की प्राप्ति है वो छोटा नागपुर का पठार यानी छत्तीसगढ़ के आसपास अगर बात करें यहाँ पे हमको देखने मिलता है, छत्तीसगढ़ के पास में, यानी कि हम देखें तो आगे और उसके आसपास से देखने को मिलता है। उड़ीसा के केओझर से भी इसको जो है लोहा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कोयला की प्राप्ति झरिया व रानीगंज की खानों से मिलती हैं। चूना पत्थर की प्राप्ति उड़ीसा की खानों यानी कि वीर मित्रपुर से यहाँ देखने को मिलती है। जल की प्राप्ति अगर बात करें दामोदर और बराकर जो नदी है उससे इसको प्राप्त होती है।
फिर नेक्स्ट जो है आपको देखने मिलेगा भद्रावती, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना अन्य उत्पादक यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें बाबा बुदान की जो पहाड़ी है वहाँ से लोहे की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कोयले की प्राप्ति इसको वनों की लकड़ी यानी कि कास्ट कोयले से, जो पश्चिमी घाट है यानी पश्चिमी घाट यानी कि हम देखें तो अरब सागर तरफ देखने को मिलता है। इससे यहाँ पे जल विद्युत प्राप्त होता है। गुंटूर यानी चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और जल की प्राप्ति भद्रा नदी से प्राप्त होती है। दुर्गापुर जो कि छोटा नागपुर के पठार से इसको लोहे की प्राप्ति होती है। कोयला की प्राप्ति यहाँ बराकर और झरिया क्षेत्र से जो डीबीसी तापीय जो विद्युत केंद्र है यहाँ से प्राप्त होती है। चूना पत्थर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता और दामोदर नदी से जल की प्राप्ति होती है। राउरकेला की अगर बात करें तो उड़ीसा केवझर बुनाई क्षेत्र उससे प्राप्त होती है लोहे की प्राप्ति। झरिया व तालचेर खानों से जो हीराकुंड से उससे जल विद्युत प्राप्त होता है, जल विद्युत यहाँ देखने को मिलता है। कोयले की प्राप्ति उड़ीसा के वीर मित्रपुर एवं जो हाथी बाड़ी है इससे इसको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। और जल की प्राप्ति की बात करें तो ब्राह्मणी नदी से व शंख नदी पर जो बने बांध है उससे जल की प्राप्ति होती है। फिर कुछ और देखें जैसे भिलाई है, भिलाई हम देखें तो दिल्ली राजहारा क्षेत्र में जो है लोहे की प्राप्ति देखने को मिलती है। यहाँ पे उत्तम कोयला झरिया व बोकारो कोरबा तापीय विद्युत केंद्र यहाँ पे हम देखने को मिलता है कोयला की प्राप्ति। साथ में अगर देखें तो रायपुर दुर्ग बिलासपुर तथा जो नंदिनी है इससे हमको जो है चूना पत्थर की प्राप्ति देखने को मिलती है भिलाई के अंतर्गत। फिर देखें नांदुला नहर और गोंदली जो जलाशय है यहाँ से जल की प्राप्ति होती है। फिर बोकारो की बात करते हैं, बोकारो यहाँ उड़ीसा से इसको लोहे की प्राप्ति होती है। फिर स्थानीय कोयला झरिया करणपुरा भी समीप ही यहाँ पे देखें कोयले की प्राप्ति। उड़ीसा क्षेत्र में देखें तो चूना पत्थर की प्राप्ति देखने मिलती है। दामोदर नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है। फिर विशाखापट्टनम देखते हैं तो ये बेलाडीला की खानों से इसको क्या मिलता है लोहे की प्राप्ति। ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता कोयला और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से यहाँ देखें चूना पत्थर, यहाँ पे जल की उपस्थिति देखने को नहीं मिलती। पारादीप जो कि उड़ीसा के आसपास यानी उड़ीसा केवझर बुनाई क्षेत्र से इसको लोहे की प्राप्ति होती है। झरिया तथा जो तलचर की खान है उनसे कोयले की प्राप्ति और उड़ीसा क्षेत्र से इसको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। तो बेसिक तौर पर हमने भारत के लोहा इस्पात उद्योग जो कारखाने हैं उसकी स्थितियों के बारे में यहाँ पे बात करें, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से इसको प्राप्त की जाती है। तो ये आपको मुख्य जो है कारखाने याद रखना है, स्थान कहाँ पे है और उनकी जो सामग्री है कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाती है। कुछ आपको बेसिक यहाँ पे ज़रूरतें देखने को मिलती हैं, यानी कि मेंस में अगर है तो मेंस में भी आपको लिखने का काम आएगा। साथ में अगर देखें तो कुछ फैक्ट अगर पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस मैप में आप इंडिकेट कीजिए सारी चीज़ें, आपका टास्क है ये। आपसे मैप सारी चीज़ें बनना चाहिए बेसिक तौर पर। आपको मैंने मैप कंप्लीट रूप से ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ाया था, तो आप मैप को जो है अच्छे से रीड करिए और सारी चीज़ें आपको लोकेशन पता होनी चाहिए जो हमने कारखाने पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ हम देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लोह इस्पात के जो कारखाने हैं उनकी बात करें तो यहाँ देखिए हमको जो है कुल्टी यानी कि यहाँ देखें तो पश्चिम बंगाल जो कि 1870 में यहाँ स्थापना हुई थी। इसकी विशेषता की बात करें तो यह है बाद में बंगाल जो है बंगाल लोहा व इस्पात उद्योग में बदल गया। साथ में साक्षी यानी जमशेदपुर की बात करें तो झारखंड मतलब राज्य झारखंड देखने को मिलेगा। 1907 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। फिर जमशेदजी टाटा इसके द्वारा स्थापित किया गया भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग जो लोहा इस्पात कारखाना है उसका प्रारंभ यहीं से माना जाता है। हीरापुर जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलता है, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय लोहा इस्पात कंपनी इसका पुराना नाम था। भद्रावती की अगर बात करें तो कर्नाटक 1823 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ हम देखें तो पहला इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, परंतु बाद में इसका नाम जो बदलकर जो है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड कंपनी कर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई माना जाता है। फिर बर्नपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो कि 1937 में यहाँ पे स्थापना हुई थी, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी, किंतु बाद में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसका विलय कर दिया गया। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमको कुछ और डाटा देखने को मिलता है। इसके पहले यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए वर्ष 1919 की बात करते हैं। ठीक है, वर्ष 1919 की बात करते हैं यहाँ पे तो बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि टिस्को के नाम से जानी जाती है यहाँ पे देखने को मिली इसकी स्थापना। और अब तक भारत में सभी संयंत्र निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए थे। फिर बाद में 1923 की बात करते हैं। ठीक है, 1923 में क्या हुआ, 1923 में पहली बार भद्रावती यानी कर्नाटक में सार्वजनिक इकाई के रूप में जो विश्वेश्वरैया जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़े हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की गई। 1954 की बात करें तो 1954 में स्वतंत्र भारत में जो इस्पात उद्योग है भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान जो इस्पात लिमिटेड है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं HSL, इसकी स्थापना की गई। इसके बाद ही हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ हमको देखने को मिलता है, जैसे डाटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख इस्पात संयंत्र है तो देखिए यहाँ पर राउरकेला जो कि उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलता है। 1955 में
इसकी स्थापना हुई, सहयोगी कंपनी आपको जर्मनी की मिल जाती है। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। पूर्व सोवियत संघ इसकी जो है सहयोगी देश माना जाता है यहाँ पे। दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बंगाल, ये 1955 में स्थापित है, ब्रिटेन के सहयोग से ये रन हो रहा है। बोकारो जो कि झारखंड में देखने को मिलता है 1964, और पूर्व सोवियत संघ की सहायता से ये रन हो रहा है। फिर भारत में इस्पात जो उत्पादन है, आयात है एवं निर्यात है, मिलियन टन में देखने को मिलता है। तो उत्पादन की अगर बात करें यहाँ पे, तो उत्पादन यहाँ 2015-16 में 91 मिलियन टन देखने को मिलता है, 2016-17 में 101 मिलियन टन, और यहाँ पे वृद्धि जो है कितनी बढ़ोतरी मिली, 11.3% देखने को मिली। फिर यहाँ देखिए जो है हमको देखने को मिलता है आयात कितना हुआ, 11.7 है मिलियन टन देखने को मिलता है, 7.4 यहाँ पे 2016-17 में, और यहाँ मतलब जो है घटाव हुआ यानी कि कमी देखने को मिलती है माइनस के रूप में 36। निर्यात यहाँ पे 4.1, और जो 2016-17 में 8.2, और इसके अलावा यहाँ देखें तो वृद्धि आपको 102.1 देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप इनकी लोकेशन भी यहाँ पे क्रॉस करके देख सकते हैं कहाँ पे, इस मैप के अंतर्गत। फिर इसके बाद हमको एक चीज़ देखने को मिलती है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बारे में। तो देखिए इसको बोला जाता है स्टील, यानी कि जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है, इसको क्या बोला जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि हम अगर बोले तो SAIL इसको बोला जाता है, सेल आप जानते भी होंगे इसको। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, और एक संचालन कंपनी के रूप में इसकी पुनर्संरचना की अगर बात करें तो पुनर्संरचना हमको 1978 में देखने को मिलती है। इसके अलावा यह जो है भारत की सबसे बड़ी जो है इस्पात उत्पादक कंपनी माना जाता है, और देश की 7 महारत्न वाली जो महारत्न कंपनी है, 7 महारत्न कंपनियों में से एक इसको माना जाता है। सेल 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा 3 विशेष जो इस्पात संयंत्र है उसके माध्यम से यहाँ देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सेल के अंतर्गत जो इस्पात संयंत्र है, जैसे एकीकृत संयंत्र, ये 5 आपको देखने मिलेंगे। कौन कौन से, भिलाई है, बोकारो है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, इसको है, इसके अलावा इसको जो इस्पात संयंत्र है 5 देखने को मिलता है। विशेष संयंत्र में हमको इस्पात संयंत्र है, सलेम इस्पात संयंत्र है, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र है। सहायक कंपनी के रूप में देखें तो सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड देखने को मिलती है। इसके बाद हम देख सकते हैं इस्पात विकास कोष। तो इस्पात विकास कोष है क्या, ठीक है, इस्पात विकास कोष की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको बोला जाता है स्टील डेवलपमेंट फंड। इस्पात विकास कोष का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अनुसंधान एवं विकास करना, किसके क्षेत्र में, तो लौह इस्पात क्षेत्र के संबंध में जो है अनुसंधान और विकास को यहाँ बढ़ावा देना है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो इस्पात विकास कोष के द्वारा लगभग 606 करोड़ रुपए यहाँ पे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की जो 89 अनुसंधान परियोजना है उस पर व्यय किए जाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा, स्टील डेवलपमेंट फंड के द्वारा। फिर एक और चीज़ देखने को मिलती है राष्ट्रीय इस्पात नीति, जो कि 2017 की देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो स्टील जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017, यहाँ हम देखने को मिलती है मई 2017 में अपनाई गई। और यह नीति बात करें हम तो यहाँ पे यह नीति लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। और इस नीति के महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित रूप से अगर देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो निजी क्षेत्र होता है, ठीक है, मतलब इसके जो उद्देश्य है नीतिगत सहायता एवं मार्गदर्शन होता है, जिसके अंतर्गत देखें तो निजी क्षेत्र के जो विनिर्माता होते हैं तथा जो छोटे स्तर के इस्पात उत्पादक होते हैं उनको नीतिगत सहायता प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, और इसके संबंध में इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान करना होता है। तकनीकी रूप से उन्नत तथा वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धी उद्योग है, इस्पात उद्योग है, उनका विकास करना होता है, इसका मुख्य यहाँ पर लक्ष्य होता है। फिर जो उत्पादन लागत है तथा जो आयात है उसकी निर्भरता को यहाँ पे कम करना होता है। घरेलू स्तर पर जो इस्पात की मांग है, जिसे डोमेस्टिक स्टील डिमांड बोलते हैं, उसको हम देखें तो यहाँ पे बढ़ाना तथा विदेशी जो निवेश है उसको सुविधाजनक बनाना होता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, पॉलिसी कौन सी आई थी, राष्ट्रीय इस्पात नीति, यानी कि जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 की, इसके अंतर्गत ये चीज़ हमको देखने को मिली थी। तो ये तो विशेष तौर पर हमने बात करें किसके अंतर्गत, लौह इस्पात उद्योग के बारे में। चलिए अब बाकी चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट जो आधारभूत उद्योग है जिसके अंतर्गत बात करें तो ऑटोमोबाइल्स उद्योग, यानी कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को बोला जाता है। और भारतीय ऑटोमोबाइल्स उद्योग जो है विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक माना जाता है। भारत की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ये इसका योगदान देखने को मिलता है 7.1%। और वर्ष 2015-16 की अगर बात करें, वर्ष 2016 मतलब यहाँ पे देखें
तो वर्ष 2015-16 में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो उनके जो आंकड़े आए थे वर्ष 2015 और 16 में, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे वाहन दिया है और एक हिस्सेदारी दिया है, जैसे दोपहिया वाहन में यहाँ पे जो घरेलू बाजार है उसमें इसकी हिस्सेदारी क्या थी, दोपहिया वाहन में इसकी हिस्सेदारी 80% थी। यात्री वाहन की अगर बात करें 14%, तिपहिया वाहन में यहाँ 3% और वाणिज्यिक वाहन में 3% हिस्सेदारी यहाँ देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत, जो भारत, यानी देखिए भारत के घरेलू बाजार में जो वाहन है उनकी यहाँ पे हिस्सेदारी देखने को मिलती है। अब यहाँ देखिए हमको ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो है भारत की स्थिति की अगर बात करें, ठीक है, भारत की जो वैश्विक स्थिति है, जैसे ट्रैक्टर की अगर बात करें, ट्रैक्टर यहाँ पहला स्थान रखता है विश्व के अंतर्गत भारत का। दोपहिया वाहन दूसरे नंबर पर है। बस जो है, बस भी दूसरे नंबर पर आता है भारत। भारी ट्रक की अगर बात करें तो 5वें नंबर पर आता है, मतलब पूरे विश्व में भारत का नंबर 5वां आता है। कार के संबंध में भारत का नंबर 6वां आता है, वाणिज्यिक वाहन में 8वां आता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और होती है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो यह क्षेत्र जो होता है भारत के जो विनिर्माण है, विनिर्माण में योगदान यहाँ पे देता है कितना, 49%। ये रिपोर्ट है आपकी 2015 और 16 के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग 2,90,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार देता है। साथ ही अगर बात करें तो वर्तमान में वाहनों का जो औसत है, इसमें उत्पादन 2,40,00,000 देखने को मिलता है। इनमें से 36 लाख जो वाहन हैं उनका निर्यात किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने विशिष्ट योगदान के कारण जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उनको यहाँ पे सनराइज उद्योग की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ हम देखें तो भारत में 4 जो बड़े वाहन विनिर्माण केंद्र है वो भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे उत्तर में देखें तो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद देखने को मिलता है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद। और पश्चिम में अगर बात करें तो मुंबई, पुणे, नासिक देखने को मिलता है। दक्षिण में हमको चेन्नई, बेंगलुरु, होसूर देखने को मिलता है। पूर्व में जमशेदपुर, कोलकाता देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, किसके अंतर्गत, ऑटोमोबाइल उद्योग के अंतर्गत, ठीक है। अब एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है, ऑटोमोबाइल उद्योग में वृद्धि के प्रमुख कारण, ठीक है। कार्यशील जो जनसंख्या है उसमें अगर बात करें तो कार्यशील जनसंख्या मतलब जो वर्किंग है अभी, मतलब वर्तमान में जो जैसे जॉब करने वाले व्यक्ति या फिर कोई वर्क करने वाले, तो कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि तथा बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जो प्रति व्यक्ति आय है जिसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय नहीं बोलेंगे, प्रति व्यक्ति जो घरेलू उत्पाद है जिसे पर कैपिटा जीडीपी बोलते हैं, इसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। साथ में ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में जो व्यय योग्य जो भी चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब जो हम देखें तो व्यय योग्य यानी डिस्पोजेबल जो इनकम है वो उसकी वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही हम देखें तो ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में जो सहयोगी सरकारी नीतियाँ है, जैसे हम देखें तो कम उत्पादन शुल्क, ऑटोमोटिव मिशन प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, मिशन प्लान 2020, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। स्वतः अनुमोदन मार्ग यानी ऑटोमेटिक जो अप्रूवल रूट है उसके अंतर्गत 100% विदेशी प्रत्यक्ष अनुमति यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत देखें तो ऑटोमोटिव मिशन प्लान जो कि 2016 से 26, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें हमको वर्ष 2016 से 26 की अवधि में यहाँ पे 65 मिलियन, जिसके अंतर्गत देखें तो 6.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही देखें तो जो वाहन है, वाहन का निर्यात 5 गुना और उनसे संबंधित जो पुर्जे हैं, कंपोनेंट्स है, उनका निर्यात 7.5 गुना जो बढ़ाने का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो विनिर्माण प्रतिस्पर्धा है उससे निपटने के लिए विशेष हस्तक्षेप जो है यानी कि इंटरवेंशन की जो परिकल्पना है उसको भी यहाँ पे देखने को मिलती है, किसके अंतर्गत, ऑटोमोटिव मिशन प्लान के अंतर्गत 2016 से 26। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में रेलवे से संबंधित जो उत्पादन इकाई है वो हम देखें तो चित्तरंजन लोकोमोटिव 1950 में इसकी स्थापना हुई। चित्तरंजन जो है इसका स्थान है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलता है। रेल के जो विद्युत इंजन है बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री 1952 में पेरम्बूर तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलती है। सवारी डिब्बों का निर्माण यहाँ देखने को मिलता है। फिर इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री एक और आपको देखने को मिलती है, 1986 में इसकी स्थापना हुई कपूरथला जो कि पंजाब में है। रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। फिर डीजल इंजन जो आधुनिकीकरण है उसका कारखाना 1981 में पटियाला के अंतर्गत देखने को मिलता है, पंजाब इसका जो है राज्य है। फिर डीजल इंजन के विभिन्न संगठनों का निर्माण होता है। फिर एक और बात बचा हमारा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये 1961 में इसकी स्थापना हुई। वाराणसी इसका स्थान है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे
राज्य देखने को मिलता है। डीजल इंजन व विद्युत शटर का यहाँ पे निर्माण होता है। इसके अलावा रेलवे की नई प्रमुख उत्पादन इकाइयों की अगर बात करें तो पहिया कारखाना जो कि छपरा बिहार के अंतर्गत देखने को मिलेगा, क्षमता जो है प्रतिवर्ष 1 लाख पहिया है। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा जो कि बिहार में देखने को मिलता है, 120 इंजन यहाँ पे प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। रेल इंजन कारखाना जो कि मढ़ौरा में है बिहार के अंतर्गत, 150 इंजन प्रतिवर्ष। फिर रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, 1000 कोच यहाँ देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, कुछ और देखने को मिलता है हमको। जैसे एक होता है हमारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान जो कि 2020 का है, ठीक है, जिसे हम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान यानी 2020 NEMP बोला जाता है। NEMP इसको शॉर्ट में बोला जाता है 2020 का। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक जो वाहन है, मतलब अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट और साथ में अगर देखें तो जो क्षेत्र है यानी जो उद्योग क्षेत्र है, जो सरकार होती है और जो उद्योग है, दोनों ही के सहयोग से विश्वसनीय, सस्ते और सक्षम हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको प्रोत्साहन देना होता है, जो कि उपभोक्ताओं के प्रदर्शन एवं कीमत दोनों दृष्टियों से संतुष्ट हो सके। इसके बाद हम देखें तो स्वदेशी विनिर्माण क्षमताएं जो है, आवश्यक आधारभूत संरचना, उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है, और जो तकनीक है यहाँ पे उसका जो है विकास करना, प्रोत्साहन देना उसको, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर वर्ष 2020 की अगर बात करें तो उस तक, मतलब 2020 जो वर्तमान में चल रहा है उस तक 60 से 70 लाख दोपहिया एवं 4 पहिया हाइब्रिड वाहनों की बिक्री के साथ इस क्षेत्र में वैश्विक जो नेतृत्व है उस नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे, इस प्रकार की बात देखने को मिलती है। वर्ष 2020 की अगर बात करें तो उस तक 60 लाख जो वाहन है, 60 लाख कौन से वाहन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, उनको भी उतारने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद हमको लोकोमोटिव वैगन एवं कोच उद्योग देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करें तो 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि उसके बाद में जमालपुर तथा अजमेर में एक जो है लोकोमोटिव कारखाने की स्थापना की गई। परंतु तत्कालीन जो औपनिवेशिक शासन है उसकी उदासीनता के कारण ये कारखाने तुरंत ही बंद हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात की बात करते हैं तो भारत न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में आत्मनिर्भर बना, बल्कि जो वैगन कोच, सिग्नल तथा अन्य उपकरण का भी निर्यात यहाँ पे किया जाता था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम स्थापित उद्योग, तो आपको मैप में यहाँ लोकेशन दिख रही है, थोड़ा सा मैं इंडिकेट करा देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लखनऊ और कानपुर के अंतर्गत देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1876 में प्रथम जो आधुनिक ऊनी कारखाना देखने को मिलता है, और लखनऊ में आपको 1897 में कागज का सफल कारखाना स्थापित देखने को मिलता है। बेतिया और मरोड़ा जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है बिहार के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए आप देखिए जो है 1903 में प्रथम चीनी मिल स्थापित देखने को मिलती है। 1840 में आधुनिक चीनी मिल का जो है प्रथम प्रयास डच व्यापारियों द्वारा देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं रांची की, तो 1858 में भारत का जो है प्रथम भारी इंजन संयंत्र देखने को मिलता है। साथ में पश्चिम बंगाल में जेके नगर में यहाँ देखने को मिलता है। 1937 में देश का प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र कुल्टी में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। 1870 में भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र में, जो कि ट्राम्बे और मुंबई में देखने को मिलता है। ट्राम्बे में 1854 में कावासजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना, और फिर 1966 में पेट्रो रसायन जो कि मुंबई में उसका प्रथम निजी संयंत्र यूनियन कार्बाइड लिमिटेड स्थापित की गई। नीचे देखें तो आपको तमिलनाडु के अंतर्गत चेन्नई में 1904 में भारत का प्रथम सीमेंट संयंत्र देखने को मिलता है। फिर ट्रंकवार जो कि फिर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। 1716 में डॉक्टर विलियम कोरे द्वारा कागज का आधुनिक कारखाना जो कि असफल रहा। फिर रानीपेट मतलब हमारा तमिलनाडु में 1906 में देश का प्रथम सुपर फास्फेट जो संयंत्र है वो स्थापित किया गया। त्रावणकोर की अगर बात करें जो कि केरल में है, 1920 में भारत का प्रथम कृत्रिम रेशा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत कुछ सर्वप्रथम स्थापित उद्योग है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो उद्योग है वो हमारा वायुयान उद्योग है। और अब हम जो है फटाफट मतलब जो हमारे उद्योग है वो हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे आधारभूत यहाँ पे उद्योग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे वायुयान उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायुयान उद्योग है क्या? यह एक नया उद्योग है। हम अगर बात करें तो नया उद्योग है, और पहला कारखाना की बात करें तो जो नया उद्योग है वायुयान उद्योग जो अधिकांशतः सरकार के नियंत्रण में ही है, और इसका पहला कारखाना हमको क्या देखने को मिलता है? HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बेंगलुरु के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अगर बात करें तो 1940 यानी 1940 में लगाया गया था। और इस कारखाने को वर्ष 1964 में मतलब 1940 में लगाया गया। 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में है उसमें बदल दिया गया, और जिसका लोकप्रिय नाम अगर बात करें तो अभी वर्तमान में HAL देखने को मिलता है।
वर्तमान में बेंगलुरु की जो है, बेंगलुरु में जो है इसकी 5 इकाइयाँ देखने को मिलती है, जैसे कोरबा में, नासिक में, बैरकपुर में, लखनऊ में, हैदराबाद में तथा कानपुर में एक एक इकाई जो है वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत अब कई प्रकार के जो है छोटे जो वायुयान हैं उनका निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग जो है इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। फिर एक नीति की बात करते हैं जिसको हम जानते हैं नागर विमानन नीति 2016 के नाम से, ठीक है। तो ये 15 जून 2016 को जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी उनकी अध्यक्षता में नई नागर विमानन नीति सिविल एविएशन पॉलिसी इसकी मंजूरी यहाँ पे दी गई। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो संचालन हेतु यहाँ पे 5/20 नियम में परिवर्तन यहाँ पे किया गया। इन नीति में जो है लगभग अगर देखें तो 5 वर्ष के अनुभव की शर्त को यहाँ पे हटा दिया गया। फिर परंतु यहाँ पे देखें तो कंपनी को कम से कम 20 विमान या अपनी क्षमता का 20% घरेलू परिचालन में यहाँ पे उपयोग करना होगा। इसके अंतर्गत भारत को वर्तमान में यहाँ देखें तो 9वें स्थान से वर्ष 2022 तक तीसरे नागर विमानन बाजार बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया, नागर विमानन नीति 2016 के द्वारा। ये तो था हमारा कौन सा वायुयान उद्योग। अब बात करते हैं पोत निर्माण उद्योग, ठीक है। तो इसके संबंध में अगर देखें तो भारत में जलयान निर्माण का जो प्रथम कारखाना है वो हमको देखने को मिलता है एसएसएनसी मतलब होता है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। इसके द्वारा जो है हम देखें तो 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित की गई थी, मतलब सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा प्रथम जो कारखाना है। फिर बात करते हैं 1952 की, तो 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम इसका नाम दिया गया। कुछ यहाँ देखें जो प्रमुख केंद्र है, यानी कि यहाँ पे हमको कुछ प्रमुख केंद्र देखने को मिलते हैं। जो पोत निर्माण है, पोत निर्माण का एक बड़ा उद्योग यहाँ देखने को मिलता है और इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसमें हमको कुछ प्रमुख केंद्र देखने को मिलते हैं। जैसे विशाखापट्टनम की बात करें, ठीक है, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, मझगांव, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। बड़े बड़े आकार के पोत निर्माण का जो कोच्चि है और विशाखापट्टनम में होता है। इसके अलावा हम देखें तो मझगांव डॉक लिमिटेड देखने को मिलती है, भारतीय नौसेना के जो पोत है उसके निर्माण के लिए बनाया गया है। इसके अलावा गार्डन रीच जो कि कोलकाता के निकट है, उसमें कई नाव यहाँ पे अगर देखें नौकाएं, निष्कर्षण पोत, तटपोत, जलपोत, इनके प्रयोग में आने वाले जो है डीजल का इंजन का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो यहाँ देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की जलयान निर्माण इकाइयों की बात करते हैं तो गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में देखने को मिलेगी, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट जो उद्योग है आधारभूत उद्योग, जिसके अंतर्गत बात करें तो हमको देखने को मिलता है इंजीनियरिंग उद्योग, ठीक है। यहाँ देखिए इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत जो भारी एवं जो हल्के जो मशीनें होती है तथा कृषि से संबंधित खनन, परिवहन एवं अन्य जो भी निर्माण होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे निर्माण देखने को मिलता है। यह एक आधारभूत उद्योग है जो कि अन्य उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। भारत में 3 प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ जो कि भारी और यांत्रिक यहाँ पे देखने को मिलता है, हल्के यांत्रिक और विद्युत। तो भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योगों के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, बृहद स्तर के जो विनिर्माण उद्योग है उसकी बड़ी मशीनें, विभिन्न उद्योगों के लिए सभी प्रकार के उपकरण, तार एवं पाइप, चिकित्सा संबंधी उपकरण, फोटोकॉपी मशीनें, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, भारी यांत्रिक के अंतर्गत। फिर हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत आते हैं जैसे रेजर ब्लेड्स है, टाइपराइटिंग है, मशीनें हैं, ठीक है, वॉल बेयरिंग है, साइकिलें हैं, सिलाई मशीन, घड़ियाँ, नट बोल्ट, ये सारी चीज़ें हल्के यांत्रिक उद्योगों के अंतर्गत आती है। एक बचा विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो भारी विद्युत उपकरण, ट्रांसफार्मर, टरबाइन, जनरेटर, विद्युत मोटर, पंखे, बैटरी, शुष्क सेल, घरेलू फ्रिज, एसी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विद्युत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो एक डाटा यहाँ देखिए आप, भारत में इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित कुछ कंपनियां हैं। तो यहाँ कंपनी दी है, स्थापना वर्ष दी है विशेष, तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में 1956 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा आपको बताना है किसके सहयोग से यहाँ पर रन हो रही। तो भारत में इस कंपनी की स्थापना के बाद भारी उपकरणों का निर्माण प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री रूप नारायणपुर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 1954 में इसकी स्थापना हुई। यह कंपनी विद्युत केबल का निर्माण करती है। फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT जिसे बोलते हैं बेंगलुरु कर्नाटक के अंतर्गत है, 1953 में इसकी स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से यहाँ पे की गई थी और यह कंपनी ट्रैक्टर, प्रिंटिंग मशीनें, घड़ियाँ, बेयरिंग्स, प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें, ये सभी का निर्माण करती है। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये दिल्ली में भी देखने को मिलेगी, भारत की राजधानी, और यहाँ देखिए 1964 में इसकी स्थापना हुई है कंपनी। हम देखें तो टर्बोसेट, ट्रांसफार्मर, उच्च दाबीय बॉयलर, स्टीम टरबाइन आदि का यहाँ पर निर्माण करती है।
इसके बाद हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग जिसे हम बोलते हैं, और भारत का जो है दूसरा सर्वाधिक जो है धातु शोधन उद्योग इसको बोला जाता है। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, धातु शोधन है और एल्यूमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक तथा लचीला यहाँ पे देखने को मिलता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। इसके बर्तन भी होते हैं। इसे अन्य धातुओं के साथ मिश्रण करके अधिक कठोर बनाया जा सकता है और इसका प्रयोग हवाई जहाज में, बर्तन, तार बनाने में किया जाता है। देश के एल्यूमिनियम जो प्रगलन संयंत्र है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रमुख संयंत्र के रूप में हमने देखे यहाँ पे, और अब देखें तो इस उद्योग की स्थापना की जो है महत्वपूर्ण आवश्यकताएं दो होती है। तो दो आवश्यकता कौन कौन सी होती है? दो आवश्यकता आपको याद रखना है कौन सी? एक तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति होती है और दूसरी होती है कम कीमत पर कच्चे माल की यहाँ पे सुनिश्चितता, ठीक है। मतलब नियमित ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की यहाँ सुनिश्चितता, उपलब्धता देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत में जो पहला कारखाना यानी भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में, आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। फिर 1938 में यहाँ 4 कारखाने देखने को मिलते हैं। 4 कारखाने कौन कौन से? तो यहाँ मुरी केरल के अंतर्गत, अलवा मतलब जो है बिहार राज्य के अंतर्गत मुरी, एक तो बिहार के अंतर्गत देखने को मिलता है, एक केरल के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है, अलवाय में, पश्चिम बंगाल में वेल्लूर में देखने को मिलता है और उड़ीसा में हीराकुंड के निकट यहाँ देखने को मिलता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो कॉरपोरेशन है हिंडाल्को की स्थापना यहाँ देखें तो हिंडाल्को इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना तत्कालीन संयुक्त उत्तर प्रदेश के रेनकूट नामक स्थान पर की गई थी। और यहाँ पे देखें तो हमको जो है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो कि तमिलनाडु के मेट्टूर में स्थापित की गई है। चलिए यहाँ पे कुछ नाम है संयंत्र के रूप में अगर देखें तो देखिए बाल्को यानी कि जो है यानी कि हम देखें तो यहाँ भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसको बोला जाता है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसको बोला जाता है। 1965 में इसकी स्थापना हुई 1965 में। फिर नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 में। फिर अगर देखें तो हिंदाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1958 में। फिर अगर देखें तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1938 में। साथ ही अगर देखें तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 में। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र के अंतर्गत। इसके बाद आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है जो कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे नाल्को के नाम से जाना जाता है, और भारत के सर्वाधिक बड़े एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना जो है कॉम्प्लेक्स जिसे हम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, इसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ 7 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो कार्यालय है वो हमको देखने को मिलता है उड़ीसा के अंतर्गत भुवनेश्वर में। और यहाँ पे 4200 करोड़ रुपए के निवेश से जो है कंपनी के प्रथम चरण का यहाँ पे विस्तार वर्ष 2004 में पूरा किया गया। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियाँ और उनके कुछ प्रमुख केंद्र, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने जो की बात की, बाल्को है, नाल्को है, हिंदाल्को है, इंडाल्को है, माल्को है और वेदांता है। तो इनका फुल फॉर्म तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो बाल्को है वो सोवियत संघ के यहाँ पे सहायक इसका देश है। कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र ये प्रमुख केंद्र इसके। बाक्साइट की प्राप्ति केंद्र जो है अमरकंटक का पठार यहाँ दोनों को यहाँ देखने को मिलती है। ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों यहाँ देखने को मिलती है अलग अलग। फिर नाल्को जो है फ्रांस के सहयोग से। दामनजोड़ी उड़ीसा के अंतर्गत, अंगुल उड़ीसा ये प्रमुख केंद्र है इसके। और इसके अलावा दोनों को बाक्साइट की प्राप्ति इसको पूर्वी घाट से और इसको भी पूर्वी घाट से, दोनों को यहाँ जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड से होती है। हिंदाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका जो है सहयोगी देश यहाँ रेनकूट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बाक्साइट की प्राप्ति झारखंड से और जल विद्युत यहाँ पे देखने को मिलता है विद्युत की प्राप्ति जल विद्युत से। इंदाल्को जो है कनाडा के सहयोग से यहाँ पे देखने को मिलती है और इसका जो प्रमुख केंद्र है जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में, अलवाय केरल में। और यहाँ पे देखें बाक्साइट की प्राप्ति इसको मुरी को स्थानीय आपूर्ति होती है और यहाँ पे अलवाय को कर्नाटक बेलगांव से। फिर यहाँ विद्युत की प्राप्ति ताप विद्युत परियोजना से इसको होती है और इसको होती है जल विद्युत परियोजना से। माल्को की अगर बात करें इटली के सहयोग से देखने को मिलता है। चेन्नई, मेट्टूर में, सलेम तमिलनाडु इसके प्रमुख केंद्र है। सेवराय व जावादी की जो पहाड़ियाँ है वो यहाँ पे देखें तो इसका जो बाक्साइट का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। और विद्युत की प्राप्ति यहाँ जल विद्युत परियोजना से देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं वेदांता की, तो वेदांता यहाँ देखिए जर्मनी के सहयोग से यहाँ देखने को मिलता है। झारसुगुड़ा, ठीक है, झारखंड के अंतर्गत अगर देखें तो इससे बाक्साइट की प्राप्ति होती है और ताप विद्युत के द्वारा इसको विद्युत की प्राप्ति होती है। तो ये प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी एवं उसके प्रमुख केंद्र थे। अब बात कर लेते हैं हम तांबा उद्योग के बारे में। चलिए, तांबा उद्योग क्या है? तांबा उद्योग मतलब कॉपर इंडस्ट्री। कॉपर इंडस्ट्री क्या होती है? देश में अगर बात करें तो देश में प्रथम यहाँ पे आधुनिक संयंत्र है। देश में प्रथम जो तांबा प्रगलन संयंत्र है उसकी स्थापना सिंहभूमि कॉपर कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो है 1857 में की गई थी और इस दिशा में किए गए सभी प्रयास जो है वर्ष
1924 तक 1924 तक यहाँ पे असफल रहा है, मतलब कोई भी प्रयास यहाँ पे सफल नहीं हुआ। फिर बात करें तो देखिए इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन जो है उसमें वर्ष 1928 में घाटशिला में जो है तांबा बनाना प्रारंभ किया गया। वर्ष 1967 में इस कंपनी का अधिग्रहण करके हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे एचसीएल, ठीक है, एचसीएल के नाम से जाना जाता है, इसका नाम यहाँ पे बदल दिया गया। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8 संयंत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में जो है तांबा उत्पादक जो 3 कंपनियां सक्रिय है, जिनमें प्रतिवर्ष 1 लाख टन ताम्र धातु का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। इसकी स्थापना को याद रखना आपको 9 नवंबर 1967 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एचसीएल का एकमात्र शोधित तांबा का जो एकीकृत उत्पादक संयंत्र है और इसकी स्थापना भारत सरकार के उपक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई, ताकि तांबे से संबद्ध जो प्लांट है, प्रोजेक्ट है, स्कीम है, अध्ययन तथा जो आदि है क्रियान्वित किए जाए। एचसीएल के प्रमुख जो कार्य है वो अगर बात करें तो यहाँ पे खनन, अयस्क संवर्धन, धातु प्रगलन शोधन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस कंपनी की 4 सहायक इकाइयाँ अगर बात करें तो राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगह यहाँ देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग यहाँ पे हम देखें तो लास्ट हमारा आधारभूत उद्योग देखने को मिलेगा, फिर हम बात करेंगे कृषि आधारित जो उद्योग है उनकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्या है, तो यहाँ देखें भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का जो विकास है मुख्य रूप से हमको स्वतंत्रता के पश्चात देखने को मिलता है, और यह जो है 1950 की बात करें तो 1950 के दशक में जो रेडियो विनिर्माण का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था, तभी से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। और इसका वास्तविक उद्भव अगर बात करें तो 1950 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जिसे आईटीआई की बात करें तो इसकी स्थापना के साथ हुआ। इसकी 7 इकाइयों की बात करें तो 7 इकाइयाँ कौन कौन सी हो सकती है, जैसे बेंगलुरु है, नैनी है, रायबरेली, मानिकपुर, पलक्कड़, श्रीनगर, इन जगह देखने मिलती है। फिर बात करें भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसे हम BEL बोलते हैं, बेंगलुरु की स्थापना सार्वजनिक जो प्रतिरक्षा क्षेत्र में प्रतिरक्षा सेवाएं, ऑल इंडिया रेडियो तथा मौसम विभाग की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ पे की गई थी। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे निर्यात की, तो यहाँ देखिए भारत जो है फिलीपींस, जो नीचे की तरफ आप देखेंगे कंट्री है, फिलीपींस है, नेपाल पड़ोसी देश है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रिया है, रूस, सिंगापुर, अफ्रीकी, इन सभी में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु है इनका निर्यात करता है। भारत में समस्त निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की जो भागीदारी है वो हम देखें तो 2014-15 के अनुसार 6% थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो जिसे हम शॉर्ट में ECIL बोलते हैं, ठीक है, हैदराबाद, इसकी स्थापना 1970 में स्वदेशी प्रौद्योगिकी से हुई थी, और यह नाभिकीय परमाणविक जो कार्य है तथा मेडिकल है, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टराइज जो मॉड्यूलर सिस्टम है उसको तैयार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग जिसे CDEC के नाम से जानते हैं, ठीक है, CDEC जो कि सुपर कंप्यूटर नाम यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है परम 10,000 के विकास के रूप में प्राप्त हुई, और इसने जो है ONGC के लिए भूकंपीय आंकड़ों के विश्लेषण में भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर को विकसित किया। यहाँ देखिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति आई थी 2012 की, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी आप। देखिए देश की जो आवश्यकता है एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग का यहाँ पर सृजन किया, और 2020 के लिए यहाँ पर लक्ष्य की बात करें तो $100 बिलियन यहाँ निवेश, $400 बिलियन का कारोबार, 200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरों की स्थापना, $80 बिलियन का निर्यात, 2500 PhD धारक मानव संसाधन का सृजन। इसके अलावा देखें तो जो ऊपर के जितने भी लक्ष्य हमने देखे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन तथा विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 28 मिलियन रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, ताकि आपके दिमाग में फिर से एक जो है पिक्चर क्रिएट हो जाए। देखिए हमने बात करें यहाँ पे एक जो है भारत के मतलब जो आधारभूत उद्योग है, भारत के प्रमुख भारी जो उद्योग है उनके बारे में बात की, जिसके अंतर्गत लोह एवं इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, बायोएन उद्योग, पोत निर्माण, इंजीनियरिंग, एल्यूमिनियम, तांबा और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सभी के बारे में यहाँ देखिए हमने विस्तार से यहाँ डिस्क्रिप्शन देखा है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किए तो उनको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ पे प्राप्त होता रहे। उत्तर लेखन ग्रुप भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको जो है उत्तर लेखन से संबंधित क्वेश्चन वहाँ प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।